नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। मानसून सत्र का दूसरा दिन है। सत्र के दूसरे दिन काफी हंगामेदार रुख देखने को मिला। सदन में जाने से पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर अनुपूरक बजट को रखा जाएगा। कई विधेयक और अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाएगा और उनके साथ ही सभी को शांतिपूर्ण तरह से सदन की कार्रवाई को लेकर अपील भी की गई है। सत्तर सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को अब प्रतिमाह वेतन भत्ते के रूप में लगभग 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति के विधायकों ने वेतन भत्तों के साथ ही उनके व्यय सहायक के वेतन में वृद्धि की संस्तुति की है और साथ ही अभी तक विधायकों को वेतन भत्ते के रूप में प्रतिमाह लगभग 2,90,000 रुपए मिलते थे। अगर ये सदन पर निर्भर करेगा कि वह तदर्थ समिति की संस्तुतियों को किस सीमा तक स्वीकार करता है। पंचम विधानसभा का गठन होने के बाद बीते साल विधायकों की सदन और निर्वाचन क्षेत्र सेवा शर्तों पर विचार के लिए विधायक प्रीतम सिंह पंवार की अध्यक्षता में तदर्थ समिति गठित की गई थी। समिति ने सभी पहलुओं पर विमर्श करने के बाद अपना पहला प्रतिवेतन सौंपा, जिसे सरकार ने मानसून सत्र के सदन में प्रस्तुत किया। दोनों सिफारिशों में जो उपयुक्त लगी वो स्वीकार की गई, शेष को अस्वीकार भी किया गया। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि जैसे रेलवे को 35,000 रुपये का मिलता था, कुछ माननीय विधायकों का आग्रह था कि उसको हम कैश में दें। कैश में देने का इसमें प्रावधान कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ टेलीफोन लिमिटेशंस थी तो उसको थोड़ा सा अनलिमिटेड किया, तो उसमें बहुत ज्यादा वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ जो माननीय विधायकगण हैं उनके ड्राइवर्स को 12,000 रुपये दे रहे थे। व्यवहारिक रूप से देखें तो आज कोई भी ड्राइवर 12,000 में आने को तैयार नहीं है और हमारी कुछ संस्थाएं भी 20,000 रुपये दे रही, उसको 20,000 रुपये किया गया। अक्सर अपने कारनामों के लिए सुर्खियों में रहने वाली राजधानी दून की यातायात पुलिस अपने एक और कारनामे के लिए सुर्खियों में है और इस बार राजधानी की यातायात पुलिस ने किसी और को नहीं बल्कि सरकार में राज्य मंत्री पंडित राजेंद्र अंतवाल की उस गाड़ी का ही ऑनलाइन चालान काट दिया जो उनकी है ही नहीं। दरअसल बीते 16 अगस्त को यातायात पुलिस ने देहरादून में एक मोटरसाइकिल का ऑनलाइन चालान काटकर उसको राज्य मंत्री को भेज दिया। इस चालान में मोटरसाइकिल सवारों की फोटो भी लगी हुई है, लेकिन राज्य मंत्री के पास इस नंबर की कोई मोटरसाइकिल है ही नहीं। खोला डिटेल तो उसमें मोटरसाइकिल, उसमें 2 लड़के बैठे हुए बगैर हेलमेट के और उन्होंने उसकी बाइक का नंबर UK 15B 6777 और मेरी गाड़ी का नंबर है UK 15B 6667 और उन्होंने उसको मोटरसाइकिल का वो आ रखा फोटो और बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने गुलदार के हमलों को देखते हुए और वन अधिनियम में बदलाव किए जाने को लेकर उत्तराखंड में एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत गैरसैंण में विधानसभा के बाहर तख्ती लेकर अपनी मांग उठाते हुए नजर आए। उन्होंने इस दौरान कहा कि क्षेत्र में गुलदार का बड़ा आतंक छाया हुआ है, जिससे वहां के लोग डरे हुए हैं।
सरकार गुलदारों के बढ़ते हुए हमले को देखते हुए एक दिन का विशेष सत्र बुलाए जाने की भी उन्होंने अपील की है, जिससे पहलुओं पर विधिवत वार्ता हो सके। देखिए, मैंने ये जो आज अपना विरोध प्रकट किया है वो वर्तमान जो हमारे वन अधिनियम है उसके खिलाफ किया, और ये वन अधिनियम के कारण पूरा उत्तराखंड बहुत परेशान है। एक तरफ हमारे जितने भी विकास कार्य हैं वो सारे अवरुद्ध पड़े हैं और इतनी फॉर्मेलिटीज हैं कि आप विकास कार्य कर नहीं सकते वन अधिनियम के आड़ में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि कोई भी संवेदना नहीं है, चाहे वो, मैं तो माननीय न्यायालय से भी कहूंगा कि वो भी बिना देखे भाले जो हैं कभी कभी ऐसे आदेश दे देते हैं कि जो लोगों पर बहुत भारी पड़ते हैं। हमारे यहाँ इस समय मेरे क्षेत्र में परसों गोदी से छीन कर ले गया है बाघ एक बच्चे को, और ये समझो इस बात को कि हम उनको मार नहीं सकते, हम उनके खिलाफ कुछ काम, वन्य जीव के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड सरकार ने विधायकों को विदेश में सरकारी खर्च पर इलाज करवाने की सुविधा प्रदान करने का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान के बाद से कांग्रेस के प्रदेश वक्ता दीपक बलूटिया ने सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस फैसले को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और इसे जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया है। उनका कहना है कि सरकार को पहले राज्य की व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना चाहिए और इस तरह के फैसले से पहले व्यापक चर्चा होनी चाहिए। देखिए, तदर्थ समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है और जिसमें कहा गया है कि जितने भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और उनके आश्रित हैं, उनको जो है विदेशों में सरकारी खर्च में इलाज मिलेगा। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि जिस जनता ने आपको चुना था कि आप जनता के जख्म जो है उसमें मरहम लगाते, बजाय उनके जख्मों में मरहम लगाने के लिए आप जख्म दिए जा रहे हैं, तो जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत दुरुस्त करने की बजाय जो हालत खराब है, वहां पे आप आए दिन पढ़ते होंगे इलाज के अभाव में प्रसूता ने जन्म देते ही अपने प्राण दिए, या बच्चे ने जन्म लेते ही उसका देहांत हो गया। विधानसभा सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को शोक संवेदनाएं दी गईं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सरकार पर समय अवधि को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार सरकार जानबूझकर सत्र की अवधि को कम करके सभी प्रश्नों से बचना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार ये एक आश्चर्य की बात है कि आखिर किस तरह सरकार मात्र 2 दिन में 500 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दे सकेगी। देखिए, 2 दिन में विभागवार मंत्रियों को दिन निर्धारित किए गए हैं और 2 दिन में जो विभागीय मंत्री हैं 2 दिन में अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे और बाकी प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे, उनका कोई जवाब ही नहीं मिलेगा हमें। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में लगभग 60 दिन का सत्र होना चाहिए। छोटी विधानसभा है, लेकिन सरकार की नियत, सरकार की मंशा यही है कि सत्र को सीमित कर दिया जाए जिससे हम सवालों से बच सकें। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी।
स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया है तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में आज की बड़ी खबरों का। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष ने कानून व्यवस्था समेत अन्य कई मुद्दों को धार देकर सदन के बाहर सरकार को घेरा। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर सीडीओ में प्रदर्शन किया। विपक्ष हमेशा तैयार रहता है और लोकतंत्र में विपक्ष ही जनता की आवाज होता है। हम तो अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं कि अवधि बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम हर वो मुद्दा जो जनहित से जुड़ा हुआ है उसको रखेंगे। आज आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। महिला सुरक्षा के मामले में हम पिछड़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों तक को हमारे राज्य में आज अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। हमारा रुख सीधे सीधे से हम सवाल पूछेंगे जो जनहित के सवाल हैं। जो पहला सवाल आज हमारा लगा हुआ है अल्पसूचित एक्साइज पॉलिसी पर। एक्साइज पॉलिसी ऐसी इन्होंने लाए हैं जिससे कि सैकड़ों करोड़ रुपए सालाना का नुकसान राजस्व को हो रहा है। फिर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने की नीति एक्साइज नीति के तहत निकाली है। इसमें जिन 4 धाम यात्रा के जो जनपद हैं वहां पर देसी शराब की बिक्री पर बैन है। देखिए, सदन के अंदर सबसे जो बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था। जिस खाकी वर्दी पर एक आम आदमी का भरोसा होता है कि कोई अगर मुझसे कुछ गलत करेगा तो ये उसका संरक्षण करेंगे, उस आदमी को न्याय दिलाएंगे, उसी खाकी वर्दी की स्थिति यह है कि प्रदेश में हमारे कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। जमीनों की खुर्द-पुर्द सरकार बात करती है कि हम राजस्व बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। जो बेशकीमती जमीन जो सरकारी थी उसे कौड़ियों के दाम अपने चहीतों को देने का काम सरकार ने किया है। हम उससे बात कर रहे हैं। देखिए, सदन में हम प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे। ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। उन मुद्दों को तो हम उठाएंगे ही, लेकिन आज देश के हालात क्या है? केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर सीबीआई, आईटी और अन्य संस्थाओं का। विपक्ष हमेशा तैयार रहता है और लोकतंत्र में विपक्ष ही जनता की आवाज होता है। हम तो अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं कि अवधि बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम हर वो मुद्दा जो जनहित से जुड़ा हुआ है उसको रखेंगे। आज आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से
खटीमा में भी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया गया। बता दें कि दलित समाज के विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर भारत बंद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जुलूस की शक्ल में नारेबाजी की गई। संगठन के लोग तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान के आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ बताया गया है और SC/ST के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला फैसला भी बताया गया है, जिसको लेकर संपूर्ण दलित समाज में व्यापक आक्रोश है। SC/ST समाज में जो आरक्षण की व्यवस्था हमको बाबा साहब द्वारा संविधान में प्रदत्त की गई है, उसमें जो है वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था की गई है, हमने उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है। हमने ये मांग की है कि आगे से बुला करके अनुसूची 9 में, संसद में अनुसूची 9 में जो है इसको पारित करा करके और जो यथास्थिति है हमारे आरक्षण की, उसको जो है रहने दिया जाए। इसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी न की जाए, क्योंकि अभी तक आरक्षण पूर्ण रूप से तो लोगों को मिल भी नहीं पाया है, SC/ST के लोगों को, क्योंकि राज्य सरकारों ने वैसे भी आरक्षण को तोड़ मरोड़ करके लागू कर रखा है। आध्यात्मिक गुरु और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा को हरिद्वार में भू समाधि दी गई। 86 साल की उम्र में योगी और जाने माने आध्यात्मिक गुरु पायलट बाबा ने दुनिया को अलविदा कहा तो साधु संतों और उनके अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई। हरिद्वार में उनके आश्रम में सन्यासी परंपराओं के अनुसार पायलट बाबा को भू समाधि दी गई। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 2 में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने हत्या की आशंका पर 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। बीती देर रात 112 पर हत्या की सूचना पर CO IPS निहारिका तोमर, पंतनगर थाना अध्यक्ष मनोज रतूड़ी सहित दिनेशपुर पुलिस मोतीपुर वार्ड नंबर 2 पहुंचे, जहां वार्ड में रहने वाले 32 साल के भोला विश्वास मृत अवस्था में मिले। ग्रामीणों सहित स्वजनों ने पत्नी पर हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।